नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत। हम लोग अपनी इन कक्षाओं में इन दिनों व्याकरण पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण, संज्ञा प्रकरण हम समाप्त कर चुके हैं और हमने अभी प्रारंभ किया है संधि प्रकरण। और संधि में भी अच संधि। अच संधि में इन दिनों हमारी यण संधि चल रही है और यण संधि का जो सूत्र है इको एणचि, उसके 2 उदाहरण हम अभी तक देख चुके हैं। आज हम इसके तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे कि आप इनको कर देखिए। आपने यदि उन्हें किया है तो आप देखिए कि क्या आपने बिल्कुल सही किया है, और यदि आपसे कोई त्रुटि रह गई है तो वो कहाँ और क्यों रह गई है। तो हम बढ़ते हैं आज के उदाहरण की ओर। हमने देखा था कि इको यणचि बताता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि अच परे हो तो। और इक में आते हैं ई, उ, री, री। ई और उ के उदाहरण हम कर चुके थे। आज हम करेंगे री का उदाहरण, री जो एक स्वर है। तो हम बढ़ रहे हैं आज के उदाहरण की ओर। आज का उदाहरण है धात्रंशः या धातत्रंशः। शब्द बनता है जैसा सामने आपको दिख रहा है, धात्री और अंशः से, उसी तरह जैसे पहले दिखा है। क्योंकि आपको पुराने वीडियो से ही इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, फिर क्रम से ही आगे बढ़ें। परः सन्निकर्ष संहिता लगाएंगे और फिर लगाएंगे हम अपना संधि का सूत्र इको यणचि। इक के स्थान पर यण होता है अच परे हो तो। एक और एक होना चाहिए, सामने अच होना चाहिए, अर्थात ई, उ, री, री में से कोई वर्ण और उसके सामने अच या कोई सा भी अच, अर्थात कोई सा भी स्वर। स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। यदि ऐसा है तो वहाँ पर हम इक जो है, इक का जो भी वर्ण हमारे पास में है, ई है, उ है, री है या री है, उसके स्थान पर हम कर देंगे यण। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हम अपने माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाना सीख चुके हैं, और हम वहाँ से उठा करके देखते हैं कि यण में आता है य, व, र, ल। इस सूत्र के अनुसार हमें यहाँ पर जो धात्री में री है, उस री के स्थान पर यण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सामने अंशः का अ है। तो इसलिए हम जब यण करते हैं तो हमें यण के 4 वर्ण यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, य, व, र, ल। तो री के स्थान पे कौन सा वर्ण करना है, इसके चयन के लिए हम अगला सूत्र लेकर के आते हैं, स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः जो सूत्र कहता है कि एक स्थानीय के स्थान पर यदि एक से अधिक आदेश प्राप्त होते हैं तो जो सबसे अधिक समान है वो आदेश आपको वहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो री है, री का जो समान वर्ण है उसके उच्चारण स्थल और उसके क्रम दोनों के अनुसार अगर हम देखें तो री का जो समान वर्ण है वो है र। ई, उ, री, री, य, व, र, ल। तो री का समान है र। तो यहाँ पर हम री को हटाएंगे और री के स्थान पे कर देंगे र। तो हमने जब री को हटाया तो हमारा रह गया धा, त हलंत, क्योंकि री हट चुका है, री स्वर है, याद रखिएगा इस बात को। धा, त और त जो री था उसके स्थान पे हुआ र, तो वो र आगे लिखेंगे धा, त, र, अंश, जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला सूत्र हम लगाएंगे अनचि च। अनचि च सूत्र क्या कहता है कि यदि अच से परे यर है और उस यर से परे अच नहीं है तो उस यर को द्वित्व हो जाता है, लेकिन विकल्प से। अर्थात हमारे पास कोई यर होना चाहिए, यर का कोई वर्ण होना चाहिए, यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। उस यर प्रत्याहार, अब यर प्रत्याहार के लिए हम देखेंगे हय वरट के य से श सर के र तक के मध्य के जो वर्ण हैं य से र तक के, वो यर प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो यदि कोई यर प्रत्याहार का वर्ण है, उससे पहले कोई स्वर है लेकिन उसके बाद कोई स्वर नहीं है, बहुत ही सीधी सी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, उससे पहले स्वर है लेकिन उसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो वो जो यर प्रत्याहार का जो भी वर्ण वहाँ पर है उसको द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व का मतलब 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा। पहले के उदाहरण में हम कर चुके हैं,
लेकिन ये जो द्वित्व होगा या ये जो सूत्र लगेगा, इस सूत्र से जो कार्य होगा वो होगा भी और नहीं भी होगा, क्योंकि कहा उन्होंने विकल्प से, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको रूप बनाने हैं, द्वित्व करने पर भी और द्वित्व नहीं करने पर भी। ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप द्वित्व करेंगे तो प्रक्रिया ज़्यादा बड़ी होगी, द्वित्व ना करने पर प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि चलो जब ये काम यहीं खत्म हो रहा है तो हम द्वित्व क्यों करें, क्योंकि आपको दोनों रूप समझने हैं, दोनों आपको जानने हैं। परीक्षा में आपको किसी भी रूप पर, और विशेष रूप से जहाँ कार्य ज़्यादा हो रहा है उसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बताना यहाँ पर दोनों स्थितियाँ हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको छोड़ देना है। तो हमें द्वित्व, पहले हम देख लें कि जब हम उसको द्वित्व नहीं करते हैं तो क्या स्थिति रहती है। तो वो वैसा का वैसा रहता है, धा त र अंशः। लेकिन जब हम उसको द्वित्व कर देते हैं तो वो जो त है उससे पहले धा का आ है, स्वर है, और उसके बाद जो र है वो हमारा आता है किसमें, स्वर नहीं है इसमें, कि बाद में स्वर नहीं होना चाहिए, तो बाद में स्वर नहीं है, पहले स्वर है और बाद में स्वर नहीं है। और जो त है वो हमारा आता है यर में। तो हम उस त को द्वित्व कर देंगे, दो कर देंगे, तो वो बन जाएगा धा त त र अंश। और फिर हम लगाएंगे हलो अनंतरा संयोगः, जो कहता है कि ऐसे हल जिनके बीच में कोई स्वर नहीं है उनकी संयोग संज्ञा होती है। यहाँ पे हम त त र की संयोग संज्ञा करेंगे। संयोग संज्ञा करने के बाद सूत्र की प्राप्ति होती है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः कहता है जिनकी संयोग संज्ञा हुई है, अभी अभी हमने संयोग संज्ञा की है, उसके अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र से इन संयोग संज्ञक का जो अंतिम वर्ण है र, उसका लोप हो जाना चाहिए था, होगा नहीं, हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं होगा, उसका निषेध करने के लिए अगला सूत्र आ रहा है यण प्रतिषेधो वाच्यः, कि संयोगांत जो पद है उसका जो अंतिम वर्ण है यदि वो यण में आता है, य व र ल में से कोई है, तो हम उसका लोप नहीं करेंगे, सामान्य रूप में करेंगे। लेकिन विशेष परिस्थिति क्या, कि वो वर्ण यण में आता हो, य व र ल में से हो, तो हम उसका लोप नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम उसका लोप नहीं करते हैं, हमारे पास वैसा का वैसा बच जाता है, धा त त र अंश। और इसको जब हम जोड़ते हैं तो धा त आधा रहेगा, त में अगले वाले तय में र मिलेगा और अंशः से वो जुड़ जाएगा। तो जिसमें हमने द्वित्व नहीं किया वो तो सीधा का सीधा बन जाएगा धात्रंशः, और ये जुड़ करके बनेगा धातत्रंशः। जब विभक्ति रूप बनाएंगे तो जो भी विभक्ति उसमें लगती है उसी के अनुसार उसका रूप सिद्ध हो जाएगा। ये हमारा इको यणचि का तीसरा जो री वर्ण है उसका उदाहरण। अगला उदाहरण भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा सा है और यहाँ हमारी ये जो यण संधि के चारों वर्णों के उदाहरण हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अगला उदाहरण है लाकृति। लाकृति कैसे बनेगा, री और आकृति। यहाँ आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये जो री है वो ल में री नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि री स्वर है। हमारी जो वर्णमाला है उसमें री एक स्वर के रूप में गिना जाता था, आजकल प्रयोग में नहीं होता है। आपने जब माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तब भी आपने वहाँ पर पढ़ा था अ ई ऊण री री क, वहाँ भी हमने इस बात की चर्चा की थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसको इस रूप में कदापि नहीं लें कि ल में री लगा हुआ है। अगर आप ऐसा मानेंगे तो री का आप र कर देंगे और सारा शब्द बिगड़ जाएगा। ये री है। उसी तरह से परसनिकर्षा संगीता लगा करके इको यणचि लगाएंगे। इको यणचि के बाद स्थाने अंतरतमः लगाएंगे और हम देखेंगे कि री का जो समान वर्ण है वो क्या है। तो री का जो समान वर्ण है वो है ल। ल हलंत होना चाहिए, यहाँ पर ये मिसप्रिंट रह गया है। तो ल हलंत होगा और ल हलंत होकर के सामने आकृति होगा, हम उसको जोड़ लेंगे और वो बन जाएगा लाकृति। जब हम विभक्ति रूप करेंगे तो बन जाएगा लाकृति ही। और इस तरह से हमारे इको यणचि के चारों उदाहरण यहाँ पर सिद्ध हो गए हैं। आप इनको करके देखिए और आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे बताएं। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे इससे आगे के सूत्र पर।
आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इन सभी इसी तरह के जो सारा हमारा संधि प्रकरण, संज्ञा प्रकरण, प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम और ये पाठ्यक्रम जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये संधियाँ पूछी जाती हैं, इन सब को सिद्ध करते हुए एक पुस्तक का प्रकाशन करा है और इस पुस्तक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगी। यदि आपको चाहिए तो आप अमेज़न से या सीधे प्रकाशक से भी आप जहाँ से चाहें इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।